नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग सीटेट का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो आपके परीक्षा भी आपकी सीटेट जो परीक्षा हो रही है उसमें हम लोगों ने जो देखा है जैसे जैसे प्रश्न जो बन रहे हैं साथियों, उस वैसे वैसे प्रश्न एकदम हुबहू हम लोग क्या किए हैं, कलेक्शन करके लाए हुए हैं आप सबके लिए साथियों, एकदम लगे हुए हमारे बस जितने भी शिक्षक बंधु जो वीडियो करा रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, आप उसको एकदम देखते रहिए साथियों, एकदम लगे रहिए। तो चलिए साथियों हम लोग देखते हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो हमारा देखेंगे उसमें अलग अलग बढ़िया बढ़िया प्रश्न हम लाए हैं, उसको देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या हमारा, मुश्किल घड़ी इंसान को हराने का नहीं, मुश्किल घड़ी इंसान को हराने का नहीं, इरादों को मजबूत करने का काम करती है साथियों। जो मुश्किल घड़ी हमारी होती है वो इंसान को हराने का नहीं बल्कि क्या करती है, इरादों को मजबूत करने का काम करती है साथियों। तो चलिए आप भी एकदम कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी दोगुनी करते हुए लगे रहिए, आप निश्चित 100% जितने भी साथी हमारे सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं आज का हम प्रश्न देखेंगे, कैसे कैसे हम प्रश्न बने हुए उसको देखते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा 5वां रहेगा आज का। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, मतलब कौन कौन सी अवस्था में शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है हमारा बालक का विकास का अध्ययन किसमें किसमें किया जाता है। तो साथियों उसको देख लेते हैं। पहला दिया है शैशवावस्था, दूसरा दिया है बाल्यावस्था, तीसरा दिया है किशोरावस्था, चौथा दिया वयस्कावस्था। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो बालक के विकास की अवस्थाएं जो जिसका अध्ययन किया जाता है साथियों, वो हमारी पहली अवस्था जो शैशवावस्था होती है, कितने से कितने वर्ष तक चलती है, 0 से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। इसके बाद बाल्यावस्था कितने से 6 से 12 वर्ष तक। आगे फिर किशोरावस्था हमारी चलती है कितने, 12 या 11 से ले लीजिए इसको, ये कितने से कितने वर्ष चलती है, 18 वर्ष तक या 15 वर्ष तक, इसी भी बताया गया, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसको बताया गया है। तो इसमें वयस्कावस्था नहीं होगा साथियों, बल्कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। तो देख लेते हैं साथियों ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा। तो दूसरा दिया है ए, बी और सी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, ए, बी और सी। तो यही ऑप्शन क्या होगा साथियों हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बच्चा क्या करता है, पहले क्या करता है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना शुरू करता है। वह विकास के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है उसको देख लेते हैं। क्या वह परस्पर संबंध का सिद्धांत है, क्या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, क्या एकीकरण का सिद्धांत है, क्या निरंतरता का सिद्धांत है। तो साथियों निरंतरता का क्या होता है, विकास क्या होता है, निरंतर लगातार अर्थात जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये बात इसमें नहीं कही साथियों। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी नहीं, न परस्पर संबंध, बल्कि क्या यह एकीकरण का सिद्धांत है। यह क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है साथियों। इसमें क्या होता है, पहले क्या विकास क्या होता है, शिराधोमुखी होता है। इसके बाद पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, फिर एक एक अंगों का विकास होता है, फिर तंत्रिका तंत्र, हाथ पैर, लास्ट में पैर का विकास होता है। फिर बच्चा क्या करता है, अपने हाथ पर काबू पाता है, फिर धीरे धीरे अंगुलियों से द्वारा वो कार्य को करना शुरू करता है, अंगुलियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। तो साथियों कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तीसरा जो दिया है एकीकरण का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है साथियों। क्या सिर्फ माता से, क्या सिर्फ पिता से, माता व पिता दोनों से, कि माता पिता एवं उनके पूर्वज से। तो साथियों आनुवंशिकता जो हमारी निर्धारित होती है वो क्या होती है, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से क्या होती है, वो प्राप्त होती साथियों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो चौथा ऑप्शन दिया है कि आनुवंशिकता हमारी क्या होती है, वो हमारे माता से, पिता से, उनके पूर्वज से कुछ गुणों को क्या होती है, मिलती जुलती रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा चौथा ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। किस चरण पर बच्चा क्या करता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्या वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, क्या औपचारिक, क्या संवेदी परक, या पूर्व संक्रियात्मक। तो साथियों क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में बच्चा किस चरण पर क्या करता है, वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है। इसमें एक किस अवस्था में होती है, ये मूर्त संक्रियात्मक नहीं, ना औपचारिक अवस्था, ना संवेदी गामक।
बल्कि किसमें होता है साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है, जो चलती कितने से कितने वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष चलती है। इसमें बच्चा क्या करता है, कोई भी चीजें उसमें अंतर स्पष्ट करता है, उस चीज को समझता है और वस्तु अस्थायित्व का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ये दिया है पूर्व नैतिक स्तर तथा दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, ये तो बिल्कुल सही है। परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, ये भी सही है। फिर क्या है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। आगे देख लेते हैं, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, बिल्कुल सही। बल्कि साथियों जो तीसरा हमारा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, यही क्या हुआ है इसमें सुमेलित नहीं है, पूछा नहीं, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा इसमें सही होगा यहाँ पर, और तीसरा ही गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश दिया है, जिस प्रकार की प्राप्ति होगी उसका भी उसी प्रकार होगा। क्या क्या चीजें होंगी देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए दिया है विद्यालय पुस्तकें विकास, बी दिया है समाज सुविधाएं विकास, सी दिया है विद्यालय सुविधाएं विकास, और डी दिया है परिवार संपत्ति विकास। तो साथियों जैसा कि आपको पता भी होगा कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन्होंने बच्चे को क्या कहा है कि बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करके कुछ न कुछ चीजों को सीखते हैं। तो साथियों इसमें विद्यालय की बात इन्होंने नहीं की है, परिवार की, बल्कि इन्होंने क्या किया समाज की बात की। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा, पहले समाज इसमें आएगा, इसके बाद सुविधाएं आएंगी, फिर लास्ट हमारा क्या आएगा विकास आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा हमारा जो ऑप्शन दिया वही क्या होगा उसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। तो देखते हैं साथियों, ऑप्शन पहला दिया है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का विकास कहां तक कर पाता है। दूसरा दिया है शिक्षक कितना ज्ञानी आकर्षक और गुणयुक्त है। तीसरा दिया है शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है। चौथा दिया शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन क्या होता है साथियों, यह शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का विकास कहां तक कर पाता है, इस चीज को क्या होता है देखा जाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वही क्या होगा इसमें सही होगा कि शिक्षक एक बच्चे का विकास व्यक्तित्व कहां तक कर पाता है, इस चीज को क्या उसमें देखा जाता है। तो ऑप्शन पहला जो हमारा दिया यही क्या होगा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है द्विकारक सिद्धांत, इसके बाद दूसरा दिया समूह कारक सिद्धांत, तीसरा दिया बहुकारक सिद्धांत, चौथा दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक प्रतिपादक कहें तो आपके कौन है, ये स्पीयरमैन है। और समूह कारक के सिद्धांत कौन, ये थर्स्टन है। और बहुकारक का आपको पता ही होगा कौन है, थॉर्नडाइक है। और बहुबुद्धि के कौन है, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर। तो तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है, ये हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने अपना सिद्धांत बहुबुद्धि दिया था कब, 1983 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, जिसमें एक इन्होंने जो बुद्धि बताई थी 9 प्रकार की, और मुख्य रूप से कितनी होती 7 प्रकार की। तो उसमें जो बुद्धि इन्होंने बताई थी उसमें एक तार्किक गणितीय बुद्धि भी होती है। तो ये किससे जुड़ा है, हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, ये सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया, ये उनके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो क्या कहलाता है। क्या वह रूपिम कहलाता है, क्या वाक्यांश कहलाता है, क्या मुहावरा, क्या स्वनिम। तो साथियों वह वाक्यांश नहीं होता, वाक्यांश होता है जो मुहावरा भी नहीं। तो स्वनिम क्या होती है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। और रूपिम क्या होता है, यह क्या होती है साथियों,
शब्द की छोटी इकाई होती है। और इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा स्वनिम को सीख लेता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वह रूपिम जो होती है हमारी शब्दों पर पकड़ बनाना शुरू करता है, शब्दों को बोलना लिखना समझना शुरू करता है। तो साथियों हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है उसको देखते हैं। ऑप्शन पहला दिया हमारा, वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। दूसरा दिया है, वह लड़कों को कठिन कार्यों और लड़कियों को सरल कार्यों में लगाए। तीसरा दिया है, वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। और चौथा हमारा ऑप्शन दिया है, उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने और लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम करने सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए ये सब तीनों ऑप्शन हमारे क्या लैंगिक भेदभाव क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। बल्कि पहला ऑप्शन जो हमारा दिया वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध जो धारणाएं दी गई हमारे मानव समाज के द्वारा जो धारणाएं हैं उसे क्या करना है, हतोत्साहित करना है। ठीक है साथियों, जो पहला ऑप्शन हमारा दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में हैं तो लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है साथियों, आप अपनी कक्षा में छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र जो होते हैं आयु के पहले क्या होते हैं, परिपक्व प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्व प्राप्त करने की आयु में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं आई है। यह किस चीज से जुड़ा है। पहला ऑप्शन दे, कक्षा में इनके बैठने का क्रम। दूसरा, व्यक्ति विभिन्नता। तीसरा, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये किस चीज से जुड़ा है, ये जुड़ा हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताएं से, क्योंकि कभी दो बच्चे क्या होते हैं रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार एक दूसरे से क्या होते हैं, हमेशा भिन्न होते हैं। ये हमारी क्या कहती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, हमारा जो दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, वही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है, क्या संक्षिप्त प्रक्रिया है, क्या विस्तृत प्रक्रिया है, क्या बहुआयामी प्रक्रिया है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आकलन क्या होता है, यह क्या होती है, आकलन मूल्यांकन की क्या है, ये संक्षिप्त प्रक्रिया है। जो पहला ऑप्शन हमारा दिया है आकलन मूल्यांकन की एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, यही सही होगा। बाकी विस्तृत प्रक्रिया नहीं है, बहुआयामी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं की बात ही नहीं की। तो आकलन मूल्यांकन की एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे। आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोणों को व्यक्त कर पाता है या नहीं। यह क्या पूछा है, इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए दिया है अति लघु उत्तरी प्रश्न, बी दूसरा दिया है निबंधात्मक प्रश्न, तीसरा दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और चौथा दिया चित्रात्मक प्रश्न। तो चित्रात्मक प्रश्न क्या होता है, इसमें चित्र होते हैं, उसको उसके बारे में उसको समझकर उसके बारे में लिखना पड़ता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और अति लघु प्रश्न इसका भी एक फैक्ट आंसर होता है। बल्कि इसमें क्या करना है, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है, बच्चा कम से कम 2 से 3 पेज उसको लिखता है, उसको समझता है और अपनी बातों को क्या करता है, पूर्ण रूप से उस पर रखता है। तो साथियों इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह क्या करेगा, दूसरा ऑप्शन निबंधात्मक प्रश्न, उसमें अपनी समस्याओं को अनेक प्रकार से क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो दूसरा ऑप्शन सही होगा निबंधात्मक प्रश्न, वही क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, उसको देख लेते हैं। क्या बच्चों के प्रति संवेदनशील, दूसरा दिया है विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, तीसरा दिया है विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, चौथा दिया शिक्षक का सामाजिक आर्थिक। तो साथियों पूछा है कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है। बच्चों के प्रति संवेदनशील ये तो होता है, ये एक शिक्षक बच्चों के प्रति संवेदनशील रहता है। विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य एक शिक्षक के गुण होते हैं। फिर क्या, विद्यार्थियों के अक्षमताओं का ज्ञान, बिल्कुल भाई जो विद्यार्थी होते हैं उनके अक्षमताओं का
ज्ञान का जो होता है उसको ध्यान रखा जाता है, बल्कि शिक्षक का सामाजिक स्तर, इससे बच्चों के विद्यालय या विद्यालय से कोई लेन देन नहीं है। यही ऑप्शन सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा इसमें सही होगा, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया, पहला दिया शिमला, दूसरा कोलकाता में, तीसरा देहरादून में, चौथा दिल्ली में। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जो संस्थान हमारा है वो कहाँ पर आपके देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान जो हमारा कहाँ है देहरादून में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? सामान्यतः बच्चे क्या होते हैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, बी दिया है किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना, सी दिया है किसी बात से निराश होना, और डी दिया है अस्वस्थ होना। तो सामान्यतः जो बालक जल्दी क्या होते हैं क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके लिए क्या होता है भाई? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा भी उनके लिए ये चीज कारण हो सकती है। किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना ये भी कारण हो सकता है। किसी बात से निराश होना ये भी आपका कारण हो सकता है। फिर अस्वस्थ होना। तो ये चारों ऑप्शन आपके दिए हैं, ये चारों एक क्या होते हैं जो बच्चे क्रोधित होते हैं उनके विषय में ये सही कही गई बातें चारों। तो देखते हैं किसमें, तो हमारा ऑप्शन चौथा दिया ये सभी, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है ये सभी। तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, चौथा वाला जो दिया है वही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, यह कथन किससे संबंधित? अधिगम द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है ये अधिगम है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है गेट्स, और दूसरा दिया है ए पिल, तीसरा दिया है क्रो एंड क्रो, चौथा दिया है कोई नहीं। तो साथियों यह परिभाषा बहुत ही फेमस परिभाषा है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इस चीज को आप एक बार नोट कर लेंगे जरूर से। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा गेट्स की है, ठीक है। ये परिभाषा किसकी है? तो परिभाषा किसकी है? गेट्स महोदय की ये परिभाषा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही, परिवर्तन लाना ही क्या है अधिगम है। बाकी क्रो एंड क्रो, ईपीएल कोई नहीं, ये सब की बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत क्या होती है साथियों चलती रहती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया है ज्ञान, दूसरा दिया है कौशल, तीसरा अनुभव और चौथा अभिवृत्ति। तो साथियों शिक्षा एक ऐसी, शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है आपका? ज्ञान आता है, कौशल भी आते हैं, अनुभव आते हैं और क्या अभिवृत्ति आती है, ठीक है। ज्ञान, कौशल, अनुभव और अभिवृत्ति ये क्या है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण साधन है। तो देखते हैं साथियों हमारा ए बी ये तो गलत है साथियों, बी सी भी गलत है, ए डी की बात ही नहीं, बल्कि क्या होगा जब चारों ऑप्शन हमारे सही है तो ये सभी एक ऑप्शन बना हुआ है इसमें, ये सभी यही ऑप्शन क्या होगा हमारा चौथा वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? किंडरगार्टन प्रणाली के माध्यम से, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कहें तो ये कौन है? जर्मन वैज्ञानिक, कौन है? जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रॉवेल, ठीक है। जर्मन मनोवैज्ञानिक कौन है? फ्रॉवेल। तो किंडरगार्टन पद्धति के जो जनक कहे, प्रतिपादक कहे तो ये कौन आपके फ्रॉवेल हैं। इन्होंने क्या बताया है बच्चों को क्या खेल के माध्यम से, कक्षा अध्ययन के माध्यम से, निजी ट्यूशन के माध्यम से कि स्वयं करके सीखने के माध्यम से। तो किंडरगार्टन पद्धति में क्या होता है जो विद्यालय होता है वो बच्चों का क्या होता है बगीचा होता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं अपने स्वच्छता, अपने आदि चीजों को देखकर उसमें क्या करते हैं आसानी से कोई भी चीजों को क्या करते हैं वो सीखते हैं, एकदम बेफिक्र होकर उस चीज को सीखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने विद्यालय को क्या कहा है बच्चों का बगीचा कहा है, किसने? फ्रॉवेल ने। तो ऑप्शन पहला हमारा जो है वही क्या होगा इसमें सही होगा, खेल के माध्यम से सीखना। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से सीखना। किसने कहा है? जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रॉवेल ने। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? पहला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से
कौन सा गुण होना आवश्यक है? एक बालक में कौन कौन से गुण आवश्यक पाए जाते हैं समस्या के समाधान? भाषा विकास, स्वावलंबी, बार बार प्रयास करने की आदत। तो साथियों, एक बच्चा जब समस्या समाधान को हल करता है तो उस भाषा विकास भी उसमें शामिल होता है, स्वावलंबी होता है, बार बार वो क्या करता है, कोई भी समस्या होती है उसका क्या करता है, आदत डाल लेता है, अभ्यास करता है, फिर जाकर उस समस्या समाधान को वो कर पाता है, हल कर पाता है। तो तीनों चीजें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं किसमें दिया है। ये भी नहीं है साथियों, ए सी भी नहीं है, बी सी नहीं, बल्कि क्या है, ये चारों जो हमारे सभी हैं, यही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन पहला दिया है, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। इसके बाद हमारा दूसरा दिया है, यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद दिया है, छात्रों के व्यवहार को स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। लास्ट हमारा दिया चौथा है, इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो साथियों, हमारा पहला कथन ये है सही, लेकिन सबसे सटीक उत्तर आपका जो चौथा दिया यही होगा। इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के अधिगम स्रोतों एवं सिद्धांतों की व्यवस्था करने में क्या होती है, शिक्षक को सहायता मिलती है। हमारा सबसे सटीक उत्तर जो होगा चौथा ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है, यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो इस समाज के बच्चे भी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे तथा सीखने के प्रति क्या होंगी, वो जिज्ञासु बनेंगे। कहा गया साथियों, प्रश्न क्या हमारा दिया हुआ है, अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है कि यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो इस समाज के बच्चे भी पढ़ाई के प्रति क्या होंगे, सजग होंगे, अर्थात वो क्या होंगे, जिज्ञासु होंगे, सीखने के प्रति जिज्ञासु बने रहेंगे। तो आप कौन सा समाज होगा, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, समूह अध्ययन कारक, तीसरा दिया व्यक्तिगत कारक और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं बात ही नहीं साथियों, व्यक्तिगत कारक भी नहीं होगा न समूह कारक होगा, बल्कि हमारा क्या होगा, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक क्या होता है, इन सब चीजों से जुड़ा होता है। बच्चा क्या करता है, अपने समाज अपनी संस्कृति से क्या करता है, जोड़कर कोई न कोई चीजों को उसको क्या करता है, अंतः क्रिया करके, बड़ों से देखकर उस चीज को अनुकरण करके कुछ ना कुछ अपने समाज के जो व्यवहार, जो मानदंड व्यवहार निर्धारित किए उसको सीखता रहता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर। जब इसकी आधारशिला रखी जाती है तो विद्यालय स्तर पर अनुशासन का महत्व है। अनुशासन क्या होता है, व्यक्ति के जीवन बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है तो विद्यालय स्तर पर अनुशासन का क्या महत्व होता है हम उसको देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया है, केवल शिक्षकों के लिए, केवल छात्रों के लिए, शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चीजें जो फॉलो की जाती है साथियों, अनुशासन के बारे में जीवन बहुत जरूरी है, ये शिक्षक और छात्र दोनों के लिए फॉलो होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा, सही होगा। शिक्षक एवं छात्र दोनों क्या होते हैं, इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पाठ योजना का दर्शन किसने दिया है? पाठ योजना का दर्शन किसने दिया है? क्या गिलबर्ट ने दिया है, क्या हर्बर्ट ने दिया है, क्या एल्बर्ट ने दिया है, कि हजबर्ग ने दिया है? तो पाठ योजना का सिद्धांत जो है, पाठ योजना का दर्शन किसने दिया है, ये क्या दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, हर्बर्ट। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है तो अप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? किसी कार्य को क्या करते हैं हम अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरों की इच्छा से करना क्या कहलाता है, उसको देख लेते हैं। सकारात्मक स्थिति होगी कि नकारात्मक स्थिति होगी कि दोनों स्थिति होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं होगी। तो सकारात्मक स्थिति तभी होगी साथियों जब क्या करेंगे, हम स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की इच्छा से किसी कार्य को करेंगे तो क्या होगी, सकारात्मक स्थिति होगी। और जब दूसरों की इच्छा से अगर कोई कह रहा हो उसको कार्य तब हम करेंगे तब क्या होगी, वो नकारात्मक स्थिति होगी। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन दिया नकारात्मक स्थिति, यही क्या होगा इसमें, दूसरा ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु के एक समान बच्चों में यह अधिकतम संभव है कि, क्या संभव उसको देख लेते हैं। उनमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है, उसमें वयस्कों को खुश करने और संबंधों में चिंता का भाव होता है, वह यहाँ वहां अपनी रुचि परिसीमित करता है, वह अभिजात अनुमोदन के लिए इच्छुक होता है। तो 12 वर्ष की आयु एक सामान्य बच्चे के लिए यह अधिकतम संभव है कि वह क्या करता है, उसमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है, अर्थात वह क्या करता है, अपने कौशलों को अभिव्यक्त करने में उसको थोड़ी क्या होती है, कठिनाई होती है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हमारा वही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों को क्या होती है, काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं साथियों क्या दिया है, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। दूसरा दिया है छात्रों के बीच तुलना करना। तीसरा दिया है छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना। चौथा दिया है शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत बिल्कुल नहीं करना साथियों, और नकारात्मक नहीं देना, न उनके बीच तुलना करना है, बल्कि क्या करना है, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना है ताकि वह बेहतर ढंग से किसी भी कार्य को क्या कर सके, वो कर सके। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हमारा है जो बहुबुद्धि सिद्धांत उससे संबद्ध नहीं है। पहला दिया है यह शोधा रहित नहीं है। दूसरा, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। अगला क्या दिया हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दिया इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं होता। तो क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं रखता है। तो ये नहीं रखता है पूछे साथियों। तो इसमें जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, ये साथियों यही क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी क्या होते हैं, वो अनेक प्रकार के अनेक क्षेत्रों में क्या होते हैं, अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं, अपनी विशिष्टता अपनी बातों को रखते हैं और उस चीज को समस्या समाधान जो होता है उसको अनेक तर्क वितर्क करके अनेक प्रकार से वो सोचते हैं और समझते हैं। तो इसमें एक प्रकार से नहीं होता साथियों। यही तीसरा ऑप्शन जो हमारा दिया यही सही होगा कि यहाँ नहीं पूछा तो यही क्या होता है, यहाँ पर गलत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या होता है, असत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके बाद दूसरा दिया है बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा दिया है शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। और चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाल विकास के आयाम एवं इनके अधिगम संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है एवं अधिगम से क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही बात है। शारीरिक विकास विशेषकर बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसमें मददगार होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हमारा चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, यही क्या होगा, इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला जो दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आज के जो हमारे प्रश्न है वो क्या हुए, कंप्लीट हो गए साथियों। इसके बाद आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जमकर कीजिए साथियों। और एकदम लगे रहिए आप लोग साथियों, एकदम जितने भी वीडियो हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं आप उसको एकदम देखते रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।